Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you atomic radius. Okay, first chapter secondary chemistry and sixth chapter first year chemistry. Okay, so let's start. What we will study in this article. In this article, I will discuss some main points that I want to share with you, so that you could understand that what main things I am going to discuss with you in this article. Okay. So first one is why we measure the atomic size. Okay. Why we measure atomic mass? What is the reason? Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए, कोई आर्टिकल है, कोई टाइटल है, उसकी रीज़न क्या है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसकी रीज़न हमें पता होना चाहिए. तो हम एटॉमिक साइज पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी रीज़न क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा हमें. ओके. सो नेक्स्ट वन इज हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक साइज. ठीक है, तो किस तरह हमने इसको डिटरमाइन करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज टेक्निक्स. मोर नेक्स्ट इज ट्रेंड इन पीरियड across the group and across the period from top to bottom and from left to right. Okay, so next one is trend in group and many more, and except these main points I will discuss some more things and that will help you out in understanding the atomic radius. Okay, so let's start. But before starting the lecture, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also uploading the complete lectures on the Facebook page with name is Concept of Chemistry, which you can join also by searching out Concept of Chemistry, and I will also give you the links in the description from where you could be able to join the group with just a one click. Okay, so move to the lecture. First point क्या है, atomic radius. Atomic radius की ना दो तरह से definition हो सकती है. फर्स्ट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम सेकंड देखेंगे. फर्स्ट ये है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल. अगर एक एटम हो उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस होगा उससे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस. क्लियर है. अब अगर कोई बॉन्डेड फॉर्म में है तो उस केस में हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होगा वो हम देखते हैं. उसकी डेफिनेशन क्या है. इट इज एवरेज डिस्टेंस. एवरेज डिस्टेंस ये टर्म है, इस पर गौर करने वाली बात है. इट इज एवरेज डिस्टेंस between nucleus of bonded atoms for homonuclear case. अगर तो bonded atom homonuclear हो, मतलब सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्डिंग हो, सोडियम टू सोडियम बॉन्डिंग हो, तो इसे कहते हैं होमोन्यूक्लियर केस. अगर होमोन्यूक्लियर केस हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस. दो बॉन्डेड एटम्स के जो न्यूक्लियस है ना उसके दरमियान एवरेज डिस्टेंस होगा, उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस. अभी एवरेज डिस्टेंस कैसे है इसको मैं डायग्राम से शो करता हूँ. अभी सपोज करें क्लोरीन का केस है. ठीक है, अब एक क्लोरीन का न्यूक्लियस इधर है, सपोज करें एक क्लोरीन का इधर न्यूक्लियस है, और ये डिस्टेंस आ गया आपके पास एटॉमिक रेडियस पूरे मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, क्लोरीन Cl2 का. अब मैं चाहता हूँ किसी एक क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस फाइंड करूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको जितने एटम उस पर डिवाइड कर दूंगा. एवरेज यही होता है ना, जितनी क्वांटिटी उनको जमा करो और जितने आपने क्वांटिटीज को जमा किया है उस पर डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाता है. तो इधर आप देखिए एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, दोनों का जो सम अप है वो है 128. दो चीजों का सम अप है तो 2 पर डिवाइड कर दूंगा मैं. ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 99. इस तरह पे आप देख लें, दो का सम अप है उसको 2 पर डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज डिस्टेंस. तो उसी को तो हम कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस. समझ लगी है एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या है. क्लियर है. ये हेटेरोन्यूक्लियर के केस में ऐसी डेफिनेशन नहीं होगी जो होमोन्यूक्लियर केस में है. क्लियर है. सो नेक्स्ट चलते हैं. वो यूज एटॉमिक रेडियस हियर. एटॉमिक रेडियस को हम यूज करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसकी बेनिफिट क्या है. एंड द साइज ऑफ एटम इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेनी प्रॉपर्टीज. देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज इन केमिस्ट्री दैट आर एसोसिएटेड विद द एटॉमिक साइज, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में. इसको आप, इसके बारे में आपको पता हो तो आप बहुत सी चीजों को डिटरमाइन कर जाते हैं. एटॉमिक साइज का पता हो, आप आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड करते हैं, आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, आप क्या कहते हैं क्लोरीन उसकी मतलब हैलाइड्स फाइंड करते हैं. तो ये सारी चीजें क्या एटॉमिक साइज से एसोसिएटेड है. तो ये बेनिफिट है इसका. अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि एटॉमिक रेडियस का बेनिफिट क्या है तो आप उसको बताओ कि ये हम फाइंड करते हैं, इससे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता चलता है
और हम इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं उनका ट्रेंड भी क्या हम चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई वी नीड इट, हमें एटॉमिक रेडियस की जरूरत क्यों पेश आई। अब ये भी तो क्वेश्चन है ना। अब वो हम चलते हैं, बिकॉज एटम इज वेरी स्मॉल, एटम बहुत ही स्मॉल चीज है, इसको अपने आम आंख से देखना तो वैसा ही नामुमकिन है। ठीक है, that cannot be seen even with high power microscope cause wavelength of visible light used is higher। आम आंख से देखना तो नामुमकिन तो है ही है, ये क्या कहते हैं, हाई जो मतलब के पावर वाली माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते, क्योंकि हाई पावर वाली जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें विजिबल लाइट यूज होती है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। अगर सपोज करें एटम ये है तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन सपोज करें ये एटम है और विजिबल लाइट जो यूज होगी माइक्रोस्कोप में उसकी वेवलेंथ ज्यादा, वो ऐसे आएगी इसके ऊपर से ही गुजर जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास कोई पता ही नहीं चलेगा कि क्या है एटम वहां था या नहीं। जब तक कोलाइड नहीं करेगी तो आपके पास कैसे पता चलेगा कि वहां क्या कहते हैं कोई एटम पड़ा था या नहीं। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से आपके पास क्या है एटम का साइज फाइंड आउट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं जिससे क्या है एटम का साइज फाइंड आउट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन यूज होता है उसकी वेवलेंथ जो है एटम के रिस्पेक्टिव क्या है स्मॉल होती है, तो वो स्मॉल होती है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी करके आके टकराएगी जरूर वो, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर एटम है। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट यू थिंक अ डॉट कैन कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स। आप क्या समझते हैं, कोई डॉट लगाए आप अपनी बुक पर पेन से या पेंसिल से, आप क्या समझते हैं उस डॉट के अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं? डू यू नो? उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स आ सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत हैरानकुन मालूमात है कि एक डॉट के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स आ सकते हैं, तो फिर किस तरह मुमकिन है एक एटम को देखना। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, अब बाकी है व्हाई वी कैन नॉट गेट एटॉमिक रेडियस प्रिसाइजली। अब पहले हमने डिस्कस किया क्या एटॉमिक रेडियस है क्या, फाइंड ही करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज उनको चेक करना है। फिर आगे हमने क्या किया चेक कि हम जरूरत क्यों पेश आई एटॉमिक रेडियस को इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने की, क्योंकि आम आंख से और क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या दूसरी तकनीक यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी कैन नॉट एटॉमिक रेडियस प्रिसाइजली। जो एटॉमिक रेडियस हमने प्रीवियस फाइंड किया है वो प्रिसाइजली नहीं है, उसकी रीजन क्या है, क्यों एटॉमिक रेडियस 100% श्योरिटी के साथ नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, सो उसकी रीजन हम डिस्कस करते हैं। देयर इज नो शार्प बाउंड्री, कि वहां पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर एटम की जो बाउंड्री है यहाँ तक उसकी जो लिमिट है वो खत्म हो गई है या नहीं। क्लियर है? जिस तरह रेनबो होती है ना, उसमें आप देखें डायग्राम में तो कोई कलर ना शार्प बाउंड्री नहीं होती, एक कलर दूसरे में मर्ज होता है, दूसरा तीसरे में मर्ज होता है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, हमें पता नहीं चलता हाँ भाई ये कलर यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इस तरह के एटम क्या है, यहाँ भी शार्प बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, ये देखो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, इधर ज्यादा है फिर ऐसा ऐसा कम हो रहा है, ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। अब इधर आके जीरो नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा 5%, 4%, 3% एटम यहाँ भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मौजूद है, ये नहीं कह सकते यहाँ पर जीरो है। क्लियर है? अब वो कहता है अगर इस तरह शार्प बाउंड्री होती ना तो फिर हम एटम का जो साइज होता है ना हम क्या है प्रिसाइजली मेजर कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इस तरह का होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी डिस्टेंस पर 0% नहीं होता, न्यूक्लियस के नजदीक मैक्सिमम होता है, ऐसा ऐसा कम होता जाता है, लेकिन जीरो यहाँ पर भी नहीं होगा, 0% इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ भी 1%, 0.0%, 0.01% इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, तो ये वो कहता है कि अगर शार्प बाउंड्री इस तरह होती तो एटॉमिक रेडियस जो है प्रिसाइजली मेजर कर जाता, लेकिन एक्चुअली इस तरह की होती है तो इसलिए हम क्या है उसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो आप ये जोन डायग्राम क्या है प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी 90 to 95%। कहता है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द पाने की जो कैपेसिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो 90 से 95% है, और बाकी जो 5% है वो 5% इन्फिनिटी तक क्या है जा सकते हैं, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। सो कैन नॉट बी 100%। तो आप ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना 100% इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पर मौजूद है।
ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं। 90 से 95% आप कह सकते हैं यहाँ पर चांस है, लेकिन वो जो 5% है वो कहीं भी हो सकता है। ओके, और ये आपके पास ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी होती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कैपेसिटी 90 से 95% होती है, उससे हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ये आप डेफिनेशन देखेंगे तो उससे भी आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट चलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कैपेसिटी जीरो नहीं हो सकती, मैंने पहले डिस्कस किया है। एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इवन एट द लार्जर डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, the probability of finding the electron cannot be 0%. अब नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब बैक टू आर्टिकल आते हैं हम। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं? हमने ये क्वेश्चन देखे हैं कि एटॉमिक रेडियस क्यों फाइंड करते हैं, क्या बेनिफिट है, अगर हम प्रिसाइजली नहीं फाइंड कर सकते तो उसकी रीजन क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है हमने फाइंड तो करना ही करना है, फिर कैसे करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन, कौन सी टेक्निक्स है, कौन से मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर देन एटम। इससे पीछे ना मैंने डिस्कस किया था पिछले एक दो स्लाइड में कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप को नहीं यूज कर सकते एटम का साइज को डिटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सपोज करें एटम है, ये आपके पास है विजिबल लाइट जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज होती है। ये वेवलेंथ होती है ज्यादा विजिबल लाइट की, ये ऐसे आएगा, ऊपर से ही गुजर जाएगी लाइट, तो जब टकराएगी नहीं एटम के साथ तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर एटम था या नहीं। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यूज होता है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, तो जिसकी वजह से इसके रास्ते में जो एटम होगा उससे टकराएगा ही टकराएगा, और जब टकराएगा इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर है एटम मौजूद है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से आप क्या है एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरेज को एटम के ऊपर फॉल करवाएं, ये डिफ्रैक्शन शो करेगा एक्सरे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि एटम का साइज क्या है। क्लियर है? इसको मैं एक डायग्राम से भी दिखाता हूं, फिर हम एक्सरे भी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको मोर क्लियर हो जाएगा कैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, एटॉमिक रेडियस फाइंड करता है। अब ये एक्सरेज, ये कोई क्रिस्टल है, कोई सब्सटेंस है जिसका आपने एटॉमिक साइज फाइंड करना है। क्लियर है? एक्सरेज आपने इस पर फायर करवाई, अब जो तो किसी एटम से टकराएगी वो एक्सरे तो आगे नहीं जाएगी, लेकिन जो किसी से टकराएगी नहीं वो इधर आगे क्या है टकराएगी। ठीक है, ये आपके पास है डिटेक्टर या फोटोग्राफिक प्लेट है, जहां पर आपके पास क्या है जो एक्सरे टकराएगी आपके पास वहां पर इमेज बन जाएगा। क्लियर है? ये सेम वही प्रिंसिपल है जिस तरह हमारी बॉडी के एक्सरे होता है ना, उसी तरह। इसको मैं एक डायग्राम से दिखाता हूं जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी यह सपोज करें ये मैं करूं, ठीक है, कोई भी है, पीछे से एक्सरेज आ रही हैं। अब मंदिर जो बोन्स वगैरह से टकराएगी ना एक्सरे, वो तो आगे नहीं जाएगी, लेकिन जो दूसरी होगी वो क्या है टकरा कर ये सेम उसी तरह डिटेक्टर है यहां पर आएगी, और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कौन सी एक्सरे जो है किसी चीज से टकराए बगैर आई है और बाकी जो नहीं आएगी, तो इस तरह आपके पास इस तरह का इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह एटॉमिक रेडियस को क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्लियर है? सो आगे है नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है? नेक्स्ट है जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट। ये भी उसी तरह एक मेथोडोलॉजी है जो कि एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के लिए यूज होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं ट्रेंड पे, अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप। क्या ट्रेंड है इसका एटॉमिक रेडियस का, वो हम देखते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेडिक्टेबल अक्रॉस द ग्रुप्स एंड पीरियड। Before starting the trend of atomic radius across the period and along the group, you should know that what is the meaning of group and period in the periodic table. Okay, so let's discuss. अब प्रेडिक्टेबल में जो ग्रुप का मतलब होता है ना, मतलब कोई ग्रुप है 1 है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है 1a। अगर 2a हो तो उसका मतलब है आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब इनकी देखें आप, ये है 1a, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम मैंने लिखे हैं, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। शेल्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 1 ही है। ये देखिए, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। इस तरह का 2a होता तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते। ये है ग्रुप का मतलब, 1a 2a जो भी, 3a जो भी, 3a होता तो उसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते। अब पीरियड की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n+l रूल के मुताबिक। ठीक है,
अब आगे है क्या कहते हैं पीरियड के लॉन्ग। फर्स्ट पीरियड है, उसका मतलब क्या है? फर्स्ट पीरियड का मतलब है आपके जो उसमें एटम्स है ना वो फर्स्ट शेल में ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे लेकिन शेल वही रहेगा। ये देखें, हाइड्रोजन पहला शेल, हाइड्रोजन है 1s1 पहला ही शेल है। हीलियम इलेक्ट्रॉन दो हो गए लेकिन शेल वही 1 है। क्लियर है? शेल का मतलब है वैलेंस शेल कौन सा है, और ग्रुप का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट होते हैं, atomic radius is decreased across the period. When we go from left to right in the periodic table, then atomic radius decrease. Why so? Let's discuss. Because पहले मैं periodic table को दिखाता हूं। अब वो कहता है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपके पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। अब उसकी रीजन क्या है? As we discussed that across the period are going from left to right, valence shell remains same. मैंने आपको पहले ही बताया कि पीरियड का मतलब क्या है कि वैलेंस शेल वही होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, वैलेंस शेल वही होगा। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट चलते हैं, बट एटॉमिक नंबर गोइंग टू डिक्रीज। शेल वही है लेकिन क्या हो रहा है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक का मतलब नंबर का मतलब है प्रोटॉन की तादाद। न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रांग हो रही है, न्यूक्लियस पर चार्ज जो है पॉजिटिव वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ग्रिप इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रांग हो रही है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, और जिसकी वजह से जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट होते हैं, atomic number increase mean charge on nucleus or grip of nucleus, जिसको Z इफेक्ट भी कहते हैं। Z इफेक्ट नहीं, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी मतलब मैं समझा देता हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन फील करते हैं न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील करते हैं उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या है? कम हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट होते हैं, ड्यू टू दिस ग्रिप इंक्रीमेंट, इजाफे की वजह से इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली पैक्ड एंड इन रिटर्न एंड इन रिजल्ट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? फॉर एग्जांपल पहला पीरियड है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक रेडियस हीलियम के एटॉमिक रेडियस से ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है ऐसे, तो इस वाले का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। क्लियर है? इसी तरह लिथियम का नाइट्रोजन से, सोडियम का आर्गन से। ठीक है, तो इसको मैंने एक क्या है एटॉमिक रेडियस की बेस पर इसको थोड़ी डायग्राम बड़ी करके दूसरे की छोटी करके दिखाया गया। लिथियम का बड़ा है साइज बेरिलियम से, फिर बोरॉन से, कार्बन से, नाइट्रोजन का साइज सबसे कम होता है क्योंकि इसको जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नाइट्रोजन एंड पर आ रही है। तो ये था ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। अब इधर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में क्या बात है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ये है आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये वाले इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। इसके बारे में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स शो एनॉमलस, एनॉमलस मतलब जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं ना वो शो करते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये शो नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर शो करता है रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस ट्रेंड। क्लियर है? एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि जब मैं ट्रांजिशन मेटल के पीरियड में लेफ्ट से राइट जाऊं एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, तो इसी वजह से तो ये एनॉमलस बिहेवियर है। वो मैं आपसे बताता हूं कैसे और क्यों नहीं शो करता यार डिक्रीज इन रेडियस। ओके, ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से सेंटर वाला पार्ट जो है वो मैंने उठा के तो रखा है। अब आगे है बिकॉज हियर शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वॉल्व्ड मेनली, क्योंकि इस केस में ना शील्डिंग इफेक्ट जो है ना बहुत मेन कैरेक्टर प्ले करता है। ओके, वो कैसे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। शील्डिंग इफेक्ट वर्सेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्या है? इलेक्ट्रॉन जो ग्रिप न्यूक्लियस की फील करते हैं उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शील्डिंग इफेक्ट क्या है?
जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं वो बाहर वाले जो शेल है ना उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं, ताकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो नजदीक वाला ही बस ले, दूर वाले उसके हकदार नहीं, वो ये समझते हैं। तो इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? और इस केस में शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट होते हैं atomic radius is decreased up to chromium then it become constant, ये जिसको negligible small भी कह सकते हैं। अब ये है जी इस पीरियड के बारे में मैंने बात की है, ठीक है। ये आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, ये इनके एटॉमिक रेडियस है। अब क्या कह रहा है इधर, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज अप टू क्रोमियम, क्रोमियम तक जो है ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ये एटॉमिक रेडियस आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये क्रोमियम तक जो है ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है, इधर से भी आप देख सकते हैं 144, 132, 132, 118 क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियस क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अब क्रोमियम तक डिक्रीज क्यों हो रहा है, उसकी रीजन ये है, इस केस में ना ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है वो बाहर वालों को जो रिपेल कर रहे हैं ना वो रिपल्जन कम है एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा है, और इसी रीजन से एटॉमिक रेडियस क्या है, क्रोमियम तक जो है डिक्रीज होता आ रहा है। ये पॉइंट समझ आती है? नेक्स्ट चलते हैं, देन इट स्टार्ट टू इंक्रीज फ्रॉम निकल टू जिंक। अभी तक एक और पॉइंट है, देन इट बिकम कांस्टेंट। फिर ये जब क्रोमियम के बाद ना निकल तक कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा माइनस सा चेंज आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसको कह देते हैं कांस्टेंट हो जाता है। इसको आप इधर से भी देखें, ये देखिए क्रोमियम के बाद 117, 117, 116, 115, 117, इधर तक आप देखें इसको 117, 117, 116 और 115। तो ये देखिए एटॉमिक रेडियस क्या है, ज्यादा चेंजिंग नहीं दे रहा वो, तो इसको हम इसलिए कहते हैं कांस्टेंट ऑलमोस्ट। अब इधर क्या हुआ है, इधर जो शील्डिंग इफेक्ट था, वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक थे वो बाहर वाले को जो रिपेल कर रहे थे ना वो रिपल्जन बराबर है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के, जिसकी वजह से ये इफेक्ट कैंसिल हो रहा है और एटॉमिक रेडियस आपके पास क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? अब थर्ड पॉइंट भी चलते हैं, देन इट स्टार्ट टू इंक्रीज फ्रॉम निकल टू जिंक। और जब आप निकल से जिंक की तरफ जाते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ने लग जाता है। इसकी रीजन क्या है, आप इसकी रीजन ये देखिए, आप निकल से जब आप जिंक की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ रहा है। इसकी रीजन क्या है, यहां पर जो रिपल्जन है ना, वो जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन है वो ज्यादा हो गया फैक्टर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस। और जाहिर है डोमिनेंट फैक्टर जो होगा वही क्या है, ले जाएगा ना बाजी, तो आप रिपल्जन जो है स्ट्रांग हो गई इस केस में, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई हैं। तो ये रीजन है, इधर से क्या है, निकल से जिंक की तरफ जब जाते हैं तो आपके पास क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो ये था ट्रांजिस्टर मैटर का एनोमलस बिहेवियर। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब है ग्रुप में। ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या है, इंक्रीज होता है। क्लियर है ये पॉइंट? रीजन क्या है वो डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी मूव डाउनवर्ड। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ग्रुप का मतलब क्या है और पीरियड का मतलब क्या है। ग्रुप का मतलब क्या है, शेल तो बढ़ते जाएंगे लेकिन वैलेंस में इलेक्ट्रॉन वही होगा जो ग्रुप नंबर होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी मूव डाउनवर्ड। जब हम टॉप से बॉटम आते हैं ना तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। इसके आप अगर पहले क्या कहते हैं ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है? सो नेक्स्ट होते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। जब पहला शेल था ना, मतलब हाइड्रोजन का ले लेते हैं, 1s1 था, उसके बाद लिथियम 1s2 2s1। ठीक है? अब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना 1s2 वो रिपेल करेंगे 2s1 को कि तू दूर जा। और जिस तरह कोई बच्चा वालिदैन के नजदीक होता है ना, वो दूसरे बच्चों को नजदीक नहीं आने देता, वो शील्डिंग इफेक्ट है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। सेम इसी तरह केस है, हाइड्रोजन केस में 1s1 था, सीन ओके था। जब लिथियम में आप सेकंड शेल में गए, फर्स्ट शेल वाले 1s2 वाले रिपेल कर रहे थे 2s1 को, यहां से शील्डिंग इफेक्ट शुरू हुआ। जैसे जैसे फिर शेल बढ़ते जाएंगे
शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएंगी, और जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएंगी तो एटॉमिक रेडियस क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए ट्रेंड है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। ये आप देखें, ये हाइड्रोजन, ये फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरह ये आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में भी टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास क्या है, दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी सेम सिनेरियो है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके लिए जो बेस्ट क्लू है ना वो ये है, आप एक दो ग्रुप और एक दो पीरियड के एलिमेंट्स याद करें, उसका कंसेप्ट लें और जस्ट उन्हीं की बेस पर आप इन सब आर्टिकल्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक टुडे, एटॉमिक रेडियस. So if you find some good things from my article, so give feedback, stay tuned and stay happy. Thank you.